इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे यानी अक्षता रावत के साथ। और वक्त हो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता बढ़कर पहुंचा 60%। 16 लाख कर्मचारी और 12 लाख पेंशनर्स को राहत, जून की सैलरी और पेंशन में दिखेगा असर। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी, 7 जिलों में पारा 45 डिग्री के पार। बांदा रहा सबसे गर्म, 47.6 डिग्री तापमान किया गया दर्ज। आईएमडी ने प्रदेश के लिए जारी किया रेड अलर्ट। मसूरी में राजीव गांधी को श्रद्धांजलि, 35वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया याद। आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान को सराहा, जनहित के मुद्दों पर काम करने का लिया संकल्प। राजीव गांधी की टिप्पणी पर सियासी संग्राम, मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। राहुल गांधी का फूंका गया पुतला, बीजेपी बोली प्रधानमंत्री का अपमान बर्दाश्त नहीं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, चलती बस बनी आग का गोला, ड्राइवर और कंडक्टर की दर्दनाक मौत, करीब 2 दर्जन यात्री घायल। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता यानी कि डीए को 2% की बढ़ोतरी कर दी है। अब डीए 58% से बढ़कर 60% हो गया है। इस फैसले का लाभ प्रदेश के करीब 16 लाख कर्मचारी और 12 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार के मुताबिक बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। जनवरी से अप्रैल तक का एरियर कर्मचारियों और पेंशनर्स के खातों में भेजा जाएगा, जबकि मई महीने से संशोधित डीए जून की सैलरी और पेंशन के साथ दिया जाएगा। गौरतलब है कि साल 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार दूसरी बार डीए बढ़ा चुकी है। इससे पहले अप्रैल में डीए को 53% से बढ़ाकर 55% किया गया था। इसके बाद अक्टूबर मई से 55% से बढ़ाकर 58% किया गया था। अब नई बढ़ोतरी के बाद डीए 60% तक पहुंच गया है। इसे आप ऐसे समझें कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपए है तो पहले 58% डीए के हिसाब से उसे 17,400 रुपए मिल रहे थे। अब 60% डीए लागू होने के बाद ये रकम बढ़कर 18,000 रुपए हो जाएगी, यानी हर महीने करीब 600 रुपए की सीधी बढ़ोतरी होगी। वहीं जिन अधिकारियों की बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा है, उनकी मासिक आय में करीब 2,000 से 5,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अब रुक करेंगे मौसम का। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। बीते दिन प्रदेश के 7 जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार चला गया। वहीं बांदा में अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों के लू और प्रचंड गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। 23 अन्य जिलों के लिए अतिशय तपिश की चेतावनी दी गई है। कई जिलों में रात का तापमान भी सामान्य से अधिक रहेगा। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि नॉर्थ यूपी से मणिपुर से एक ट्रफ लाइन गुजर रही है। इसके चलते प्रदेश के कई जिलों में पुरवाई चल रही है। इसने आभासी गर्मी को बढ़ा दिया है। फिलहाल अगले 3-4 दिनों तक पूर्वी और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले 3 से 4 दिनों में इसके केरल पहुंचने की संभावना है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में समुद्री परिस्थितियां मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि मानसून तय समय से पहले केरल पहुंचता है तो इसका असर पूरे देश के मौसम पर जल्द दिखाई दे सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि पर मसूरी कांग्रेस भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राजीव गांधी ने देश को आधुनिक सोच दी और सूचना तकनीक, दूरसंचार और पंचायत सशक्तिकरण के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किया। वक्ताओं ने कहा कि राजीव गांधी का मसूरी से भी विशेष लगाव था और वो अक्सर यहाँ आया करते थे। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता और पूर्व विधायक जोत सिंह गुंसोला ने कहा कि राजीव गांधी ने युवाओं और ग्रामीण भारत को मजबूत करने का काम किया, जिसे देश हमेशा याद रखेगा। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने का भी आह्वान किया है। आज हमारे देश के, जिनको भारत से भी सम्मानित किया गया, हमारे ऐसे युवा स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी, जिन्होंने भले ही देश की 5 साल सेवा कर पाए, आज के दिन उनको एक पब्लिक मीटिंग के अंदर मानव बम के द्वारा उड़ा दिया गया। आज़ादी से पहले हमारे कई परवानों ने आज़ादी के लिए, इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। उन्होंने आज़ादी के बाद भी इस देश के लिए अपना बलिदान दिया और आज उनके बलिदान को याद करते हुए उनके कार्यों को याद करने का हम काम कर रहे हैं, जिन्होंने पंचायती राज एक्ट से लेकर आईटी सेल से लेकर इस पूरे भारत को जो तकनीकी ज्ञान दिया, जिससे पे आज पूरा भारत खड़ा है। उस समय उन्होंने एटीएम जैसी सुविधाएं दी, महिला आरक्षण
पंचायती राज में एक्ट लागू किया, जिसका लाभ आज पूरे पंचायत क्षेत्र में उसका मिल रहा है। तो आने वाला जो समय है, हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और आज के जो हमारे नेता है उनको याद करते हुए उनके जो क्योंकि लोग नेगेटिव ज़्यादा ढूंढते हैं, अगर उनकी जो पॉजिटिविटी को देखेंगे, उनके द्वारा जो इस देश के लिए पॉजिटिव कार्य किए गए हैं, अगर ऐसे कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से ये देश और विकसित के रूप में जाना जाएगा और पूरे इस विश्व में इसकी पहचान मानी जाएगी। मसूरी से उनका बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। गांधी जितने भी परिवार के लोग रहे हैं, राजीव गांधी जी अपने प्रधानमंत्री काल में भी कई बार मसूरी आए और यहाँ आकर मसूरी की भी कई समस्याओं का उन्होंने निराकरण करा। अकादमी जैसी समस्या, जैसे लाल बहादुर शास्त्री अकादमी है, उसको वहाँ का निराकरण किया। और मसूरी से उनका लगाव रहा है, यहाँ से उनका प्यार प्रेम रहा है, सारे परिवार के लोगों का यहाँ से प्यार प्रेम रहा है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि राजीव गांधी जी इस देश के लिए एक ऐसे युवा, जिन्होंने पूरे विश्व में सबसे युवा प्रधानमंत्री उस समय थे, जिन्होंने इस देश की बागडोर संभाली। वो पेशे से पायलट थे, लेकिन अचानक इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद उनको अचानक इस फील्ड में आना पड़ा। और जब वो इस फील्ड में आए तो एक अच्छी सोच के साथ उन्होंने कार्य करते हुए देश को विकास की ओर आगे बढ़ाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर की गई कथित टिप्पणी के विरोध में मसूरी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल और पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी के नेतृत्व में पिक्चर पैलेस चौक पर कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूका। भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी देश की जनता का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुद्दाविहीन हो चुकी है और जनता राहुल को कभी माफ नहीं करेगी। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है और केवल बयानबाजी के सहारे राजनीति करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जनता कांग्रेस को करारा जवाब देगी। कांग्रेस के नेता हैं और वो जब भी मुंह खोलते हैं तब तक ऐसा शब्द यूज कर देते हैं कि जो उनके लिए शोभा नहीं देता है। उन्होंने जो शब्द यूज करे हैं माननीय प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री जी के लिए, वो बिल्कुल निंदनीय शब्द है। ऐसे शब्दों की हम उनसे किसी भी तरीके से उम्मीद नहीं करते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ना कि वो राहुल गांधी के कोई रिश्तेदार हैं, कोई भाई बंद है। तो इसलिए उनको उन प्रधानमंत्री के लिए उन शब्दों का यूज करना चाहिए जो सम्मानजनक शब्द हो, और अगर नहीं कर सकते तो उनको अपना मुंह बंद रखना चाहिए। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि वो देश के प्रधानमंत्री है ना, और देश के प्रधानमंत्री जी के लिए अगर कोई इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करता है, वो समझ में आप सीधे सीधे मान के चलिए वो भारत के लिए वो शब्द यूज किए जाते हैं। तो उनको सोच समझ के अपनी टिप्पणी देनी चाहिए कि किस तरीके के शब्दों का यूज करें, और अगर नहीं कर सकते हैं, वो नहीं सोच समझ के बोल सकते हैं, तो उनको कुछ भी बोलने का हक नहीं। और उन्होंने जो शब्द यूज करे हैं वो हम किसी भी तरीके से उसको बर्दाश्त नहीं करें। इस पार्टी जो है आज एक राहहीन पार्टी है, विचारहीन पार्टी है, जिस पार्टी का ना ही कोई मुख्य उद्देश्य है, ना ही कोई उनके मुख्य चिंतनीय विषय है। और बड़ी खेद की बात है जब आज पूरा विश्व हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रसिद्धि को मान रहा है, कि उनकी प्रसिद्धि का व्याख्यान कर रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा रहे हैं। उसी बीच राहुल गांधी द्वारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के लिए उन्हें गद्दार शब्द का उपयोग करा। वास्तविक रूप से अगर कोई गद्दार इस देश में है तो वो राहुल गांधी है और गांधी परिवार है। चाहे वो नेशनल हेराल्ड का केस हो, जिस नेशनल हेराल्ड के केस के अंतर्गत समूचे गांधी परिवार के नामजद तहकीकात चल रही है, उनके नाम से उनके ऊपर केस दायर है, और ये दर्शाता है कि नेशनल हेराल्ड जैसे केस में अगर गांधी परिवार पर केस चल रहे तो असली गद्दार कौन है? देश का गद्दार गांधी परिवार है। साथ में जब जब राहुल गांधी देश से बाहर जाते हैं और जब भी किसी सेमिनार या विश्व प्रसिद्ध किसी संगठन को से बात करते हैं तो हमेशा वो प्रधानमंत्री हमारे देश की जो चर्चा है वो गलत शब्दों में करते हैं। ये साफ दर्शाता है कि देश का गद्दार राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, रॉबर्ट वडेरा है, प्रियंका गांधी है, पूरी कांग्रेस पार्टी है। और वो वक्त दूर नहीं होगा जब कांग्रेस पार्टी का सफाया पूरे देश से हो जाएगा।
संबल प्रशासन अब जल स्रोतों को बचाने के लिए सख्त कदम उठाता दिखाई दे रहा है। जिलाधिकारी के निर्देशन में हुई समीक्षा बैठक के बाद तहसील स्तर पर बड़े तालाबों और झीलों का चिन्हांकन शुरू किया गया है। तहसील और विकास विभाग की संयुक्त टीम गांव-गांव जाकर जांच कर रही है कि कहीं सरकारी तालाबों और झीलों पर स्थायी या अस्थायी रूप से अवैध कब्जा तो नहीं किया गया। इसी अभियान के तहत प्रशासनिक टीम ग्राम बराही पहुंची, जहां एक तालाब और झील पर अस्थायी अतिक्रमण मिला। मौके पर चिन्हांकन करते हुए प्रशासन ने कब्जे हटाने की कार्रवाई शुरू की। वहीं एसडीएम निधि पटेल ने बताया कि प्रशासन का उद्देश्य सिर्फ कब्जे हटाना नहीं, बल्कि तालाबों और झीलों को उनके पुराने और मूल स्वरूप में वापस लाना भी है, ताकि जल संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। प्रशासन का कहना है कि आने वाले दिनों में जिले भर में यह अभियान और तेज किया जाएगा और जहां भी अवैध कब्जे पाए जाएंगे वहां सख्त कार्रवाई होगी। एक्चुअली जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में हम लोगों की बैठक की हुई थी, जिसमें तहसील और विकास विभाग के सभी कर्मचारी थे। तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये निर्देश दिए गए कि तहसील स्तर पर जितने भी बड़े तालाब और झील हैं उनका चिन्हांकन किया जाए और इसकी समीक्षा की जाए कि क्या उनमें अवैध कब्जा है स्थायी या अस्थायी रूप से। तो उसी के क्रम में हम ये पूरी तहसीलवार पूरी समीक्षा की गई गाँववार, और उसके क्रम में आज हम लोग यहाँ राजस्व ग्राम बराही में उपस्थित हैं। यहाँ पर 2 गाटा संख्याएं हैं, एक तालाब है और एक झील है। दोनों का रकबा मिलाकर कुल 10 हेक्टेयर बनता है और उसी का चिन्हांकन कर जो भी अस्थायी रूप से कुछ कब्जा है उसे हटाकर इस तालाब और झील को इसके मूल स्वरूप में हम लोग स्थापित करने की हमारा तरफ से एक प्रयास है। कुछ रास्ते को लेकर के भी चर्चा चल रही थी। रास्ते को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन यहाँ पर जो भी रास्ता चल रहा है वो एक्चुअली तालाब की जमीन पर ही चल रहा है। यहाँ पर नक्शे में कोई भी रास्ता नहीं है। परंपरागत रूप से जो भी यहाँ रास्ते चलते आए हैं और जो भी नक्शे पे रास्ते हैं वो वैसे ही चलते रहेंगे, उनमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसे ने अफरा तफरी मचा दी। कानपुर से गुरुग्राम जा रही एक प्राइवेट स्लीपर बस टैंकर से टकरा गई, जिसके बाद बस में अचानक आग लग गई। हादसे में बस ड्राइवर और कंडक्टर की मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा फिरोजाबाद के मत्सेना थाना क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पिलर नंबर 46 के पास हुआ। बताया जा रहा है कि कानपुर से गुरुग्राम जा रही डबल डेकर स्लीपर बस एक टैंकर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस देखते ही देखते आग का गोला बन गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से यात्रियों को बस से बाहर निकाला गया। करीब 15 से 20 लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को तुरंत ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया, जबकि कुछ यात्रियों को शिकोहाबाद और सैफई रेफर किया गया है। हादसे में बस चालक और परिचालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट विनोद कुमार पांच ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस कैंटर से टकराने के बाद आग लग गई। प्रशासन और राहत टीमें तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया गया। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। देखिए, आज एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। एक्सप्रेसवे पर एक डबल डेकर बस जो है कैंटर में टकराने से आग लग गई और इसमें करीब 15 से 20 लोग घायल हो गए। 5 लोग यहाँ अपने ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं। 15 लोगों को सिकोहाबाद और सैफई में कुछ को रिफर किया गया है। यहाँ डॉक्टर साहब की देखरेख में उनका ट्रीटमेंट हो रहा है और फिलहाल जो सूचना मिली है उसमें ड्राइवर की डेथ हो गई। 2 लोगों की फिलहाल बताई जा रही है कि डेथ हो गई है, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर। हापुड़ में गांव देहरा जाने को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि पीड़ित परिवारों से मुलाकात के लिए जा रहे पार्टी प्रतिनिधिमंडल को रास्ते में ही रोक दिया गया। पार्टी का दावा है कि कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को उनके घरों पर ही नजरबंद जैसी स्थिति में रखा गया और गांव देहरा नहीं जाने दिया। नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के अनुसार 21 मई को पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल गांव देहरा पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने वाला था। प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य घटनास्थल का निरीक्षण करना और स्थानीय लोगों की समस्याओं को समझना बताया गया, लेकिन पार्टी का आरोप है कि प्रशासन ने दौरे से पहले ही कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोक दिया। पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहित चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जनता की आवाज सुनने से रोकना उचित नहीं है। उनका कहना है कि पार्टी किसी प्रकार का तनाव फैलाने नहीं बल्कि वास्तविक स्थिति जानकर उसे प्रशासन तक पहुंचाने का काम कर रही थी। पार्टी ने प्रशासन से क्षेत्र में सामान्य स्थिति बनाए रखने और निर्दोष लोगों को परेशान न करने की मांग की है। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती नजर आ रही है। आप सभी को जय श्री राम, जय गौ माता की। मैं आपका अपना गौ सेवक मोहित चौधरी। जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि जो श्री महाराणा प्रताप जी की रैली में जो 2 पक्षों द्वारा पथराव धोलाना के गांव देहरा में किया गया है, मैं वहां पर जा रहा था, जिसकी सूचना प्रशासन को लग गई है। जो हमारे कार्यकर्ता गए थे
समस्त हमारे कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी हाउस अरेस्ट कर लिए गए हैं। मैं भी हाउस अरेस्ट यहाँ पर कर लिया गया हूँ। लेकिन बहुत ही चिंता का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार में एक जनता की आवाज़ दबाने का प्रयास किया जा रहा है और इस मामले को तत्काल संज्ञान में लें। हमारी हाउस अरेस्टिंग खत्म कराई जाए। हमें केवल शांतिपूर्वक वहाँ का माहौल देखकर और वहाँ से जनता से चर्चा करने के बाद हम वहाँ पर सीओ महोदय को माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। इसलिए हमारे जो हाउस अरेस्टिंग है वो तत्काल खत्म कराई जाए। धन्यवाद। जय गौ माता दी। सीतापुर के थानगांव थाना क्षेत्र के इसरौली गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पति ने अपनी ही गर्भवती पत्नी की धारदार हथियार से हत्या करने के बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। बताया जा रहा है कि इसरौली गाँव निवासी दीपक का अपनी पत्नी छाया से विदाई को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों के बीच सुलह होने के बाद हाल ही में छाया अपने ससुराल वापस आई थी। आरोप है कि देर रात सो रही गर्भवती पत्नी छाया पर दीपक ने बांके से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद दीपक ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह जब परिवार और ग्रामीणों ने घर का दरवाजा खोला तो छाया का शव चारपाई पर खून से लथपथ पड़ा मिला, जबकि दीपक का शव फंदे से लटकता मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतका के माई के पक्ष ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई की बात कह रही है। थाना थानगांव के ग्राम इसरौली से एक हत्या की सूचना प्राप्त हुई। इस पर तत्काल ही स्थानीय थाने की पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। साथ ही फील्ड यूनिट और उच्चाधिकारीगण द्वारा निरीक्षण किया गया और तमाम तथ्यों और परिवारीजन से पूछताछ के आधार पर यह बात प्रकाश में आई कि दीपक पुत्र गोबरे और उसकी पत्नी छाया का शव वहाँ पड़ा हुआ था, जिसमें घटनास्थल निरीक्षण से देखा गया कि छाया का शव चारपाई पे पड़ा था। उसके शरीर पे धारदार हथियार के निशान थे और दीपक का शव कमरे के अंदर फंदे से लटका हुआ था। परिवारीजनों ने पूछताछ पे ये बताया है कि अंदर शोरगुल की आवाज़ पे देखा कि दीपक जो है अपनी पत्नी छाया को बांके से मार रहा था। वो शोर मचाने के लिए और अपने देवर को बुलाने के लिए गांव में चली गई, तो उस बीच लौट के आई तो देखा कि शव इस दिशा में पड़ा हुआ है। इसमें अन्य बिंदुओं पे भी जांच पड़ताल की जा रही है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही इसमें तहरीर लेकर अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर रामनगर से है। रामनगर के कालाठुंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत बैलपड़ाव स्थित विद्युत सब स्टेशन में तैनात एक संविदा कर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने विद्युत विभाग के कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों पर मारपीट कर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार ग्राम बैलपड़ाव निवासी देवेंद्र बैलपड़ाव स्थित विद्युत सब स्टेशन में संविदा कर्मी के रूप में कार्यरत था। बताया जा रहा है कि गुरुवार दोपहर वो किसी काम से रामनगर आया हुआ था। मृतक के मौसेरे भाई अशोक कुमार के अनुसार वो भी भवानीगंज क्षेत्र में मौजूद था। तभी अचानक शोर शराबा सुनाई दिया। बाहर निकलकर देखा तो कुछ लोग देवेंद्र के साथ मारपीट कर रहे थे और उसे जबरन एक कार में डालकर अपने साथ ले गए। अशोक कुमार का आरोप है कि उसने तुरंत इसकी जानकारी देवेंद्र के परिजनों को दी। कुछ समय बाद विभाग के ही कुछ लोग बेहोशी की हालत में देवेंद्र को रामनगर के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों ने विद्युत विभाग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों पर देवेंद्र की हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई और न्याय की मांग की है। पहले अपने होटल के उससे गैस के काम से आया था, तो मेरे साथ एक दोस्त आया था। दोस्त ने कहा चलो वहाँ नीचे वो घूमने चल रहे हैं। हम वहाँ से आए गैस का काम करवा के, तो हम यहाँ भवानीगंज में पहुँचे तो हम थोड़ा अपनी ऐसी आपसी में पार्टी में बैठ रहे थे अंदर। तो वहाँ पे से कुछ देर बाद कुछ हल्ला गुल्ला सुनाई दिया कि लड़ाई होगी। तो सर मैं भी ऐसे ही बाहर को निकला। तो जब मैं बाहर को निकला तो मेरे को सर ये जो अपना भाई है देवेंद्र कुमार, तो ये इसको मैंने देखा, इसके पास दो लड़के आए। दो लड़के इसको मारते मारते फिर इसको सीधे सर गाड़ी पे ले गए। जैसे ही मैं भी वहाँ पे गाड़ी के सामने गया, मतलब वो गाड़ी पे अंदर को बैठा के वो निकल गए थे। फिर सर इन्हीं के स्टाफ के जो थे, एक वहीं गैबवा के हैं और एक वहाँ का है ये फिर बन्ना खेड़ा का,
तो इनसे मैंने बातचीत करी तो इन्होंने मुझसे कहा कि हमारे आपस का मामला है। तो मैंने कहा ठीक है सर, आपस का मामला होगा। तो उस चक्कर में फिर मैं भी अपने घर को आ गया सर। हम दोनों वहाँ से घर को आए तो फिर मैंने सर इसके नंबर पे ट्राई करा तो इसका नंबर स्विच ऑफ बताया। तो इसका नंबर स्विच ऑफ बताया। फिर मैंने इसके भाई को फ़ोन किया तो इसके भाई को फ़ोन दिल्ली किया, छोटे भाई को। छोटे भाई ने इसको फ़ोन किया, उसने कहा उसका फ़ोन नहीं लग रहा। फिर उसने कहा मैंने कहा ऐसी बात हो रही है उसके साथ, पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैंने इनके स्टाफ से फिर ज़्यादा बातचीत करने का नहीं समझी। तो मैं सर भी अपने घर गया, घर जाके खाना बनाया। खाना बना के फिर मेरे 2 बच्चे स्कूल से आए थे, खाना बना के फिर मैं घर पे फिर उसका फ़ोन आया। उसने कहा मम्मी और भाभी वहाँ हॉस्पिटल में चले गए हैं, तो आप रामनगर चले जाइए। तो इसमें सीधे मैं सर रामनगर आया हूँ। रामनगर में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग पर एक अज्ञात वाहन ने बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस अज्ञात वाहन चालक की तलाश में जुट गई है। जानकारी के अनुसार मोहल्ला भवानीगंज नहर किनारे निवासी 60 वर्षीय ओम प्रकाश पैरों से विकलांग था और आसपास के क्षेत्रों में भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता था। गुरुवार देर रात भी वह भवानीगंज क्षेत्र में मौजूद था। इसी दौरान नेशनल हाईवे 309 पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल ओम प्रकाश को तुरंत उपचार के लिए रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि अज्ञात वाहन चालक की तलाश की जा रही है और तहरीर मिलने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी जैसा कि थोड़ी देर पहले करीब 8:30 बजे हमारे पास पेशेंट आया था, जिसकी उम्र ओम प्रकाश बताते हैं, जो कि भवानीगंज का रहने वाला था। बताते हैं कि ये लगभग हमारे पास 8:30 बजे आया था, जो कि मृत अवस्था में आया था और इसकी मृत्यु का कारण रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बताते हैं कि किसी वाहन वगैरह से इसकी टक्कर हुई है, जिसके दौरान इसकी मृत्यु हो गई है, जो 8:30 बजे हमारे पास मृत अवस्था में आया। जी, हमारे द्वारा तुरंत एट ए टाइम पर ही पुलिस को सूचना दे दी गई है। खबरों में इतना ही। अपडेट के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।